एनिमल साहब ने आवाज, स्क्रीन और कैमरा सब तो क्लियर है। चलें जी, कल की ओरिएंटेशन आप लोग देख के आए थे। मैं माइक एक्सेस ओपन कर दूंगा, आपको माइक ऑन करके सवाल करना होगा, मुझे बताइएगा। मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, ठीक है। आपने जब भी किसी बच्चे ने माइक ऑन करना हो मुझे बता दीजिए, मैं ऑन कर दूंगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और नाम हमारा टैक्स प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस है। और आज का जो है बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसको मैं सारा आपको समझाता हूँ। आ, मैंने आपके साथ स्केड्यूल भी शेयर करना है, बट चूंकि उसमें थोड़े टेस्ट के डेज प्लान होने वाले रह गए हैं, वो हम कर लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर कर लूँगा इन फ्यू डेज, ताकि वो लेक्चर्स में जो टेस्ट के डेज की प्लानिंग है वो रहेगी कि किस किस दिन कौन कौन सा टेस्ट जो है वो लेना है, वो थोड़ा सा हम देख रहे हैं। वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। चलें जी, कल की हमारी ओरिएंटेशन थी। मैंने आपको सारा इस सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ किया, क्या है क्या नहीं है, कैसे है किस तरह से है। पेपर पास करना है। हमारे पास ग्रिड इसके में देखे थे। ग्रिड ए है, बी है, सी है और डी है। जो ये ग्रिड ए है ना हमारा, बेसिकली ये हमारा बेसिक्स को आता है। इसमें हमारी सारी बेसिक्स जो है वो आ रही होती हैं। तो इसमें आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है। हमारी बुक का, मेरी बुक का चैप्टर नंबर 22 से लेके ऑनवर्ड्स है, जो आपको मैंने पीडीएफ में शेयर भी कर दिया हुआ है। ये 3 चैप्टर्स। इसकी ऑफिशियल वेटेज जो है वो 5 से 10 नंबर की है, लेकिन इसमें से ऑन एवरेज आपका हर अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। आता ही आता है। ये चीज़ हमने लाजमी है। फिर ये दो एरियाज जो हैं वो हमारे किसके बारे हैं, इनकम टैक्स के हैं, जिसमें से ग्रेड सी जो है वो इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन वाला एरिया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम टैक्स किस तरह जमा करवाएंगे, रिटर्न कैसे जमा होगी, असेसमेंट कैसे होगी, अपील कैसे होगी। इसकी वेटेज जो है वो 10 से 15 है, और ये प्योर थ्योरेटिकल है। और ये वाला जो इनकम टैक्स का एरिया है ये हमारा किसका है, चार्जेबिलिटी का है। कि हमने इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है, किस तरह से टैक्सेशन कैलकुलेट होगी, सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो सेक्शन नंबर डी है हमारा, दैट इज अबाउट द सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की जो ऑफिशियल वेटेज है वो हमारी 20 से लेके 30 मार्क्स तक का हमें क्या मिलता है, सेल्स टैक्स मिलता है। ऑन एवरेज जो इसमें से नंबर आएंगे हमारे, वो कितने आएंगे, 28। कितने नंबर आएंगे, 28 नंबर का टेस्ट होगा। ये जो है ना इनकम टैक्स की जो खास तौर पर चार्जेबिलिटी है इनकम टैक्स की, इस इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी में एक टॉपिक है, उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में से कंफर्म आपको सिर्फ, मतलब पूरे इनकम टैक्स में से बिजनेस है, आप इसमें से एक्सपेक्ट करें आपको 20 मार्क्स जो हैं वो आने ही आने हैं। अब आप पूरा सिलेबस जो है वो आपका एक तरफ है। अगर आपका ये वाला एरिया सिक्योर है, आप देखें 8 नंबर यहाँ से, 8 नंबर आपके यहाँ से है, 20 नंबर यहाँ से है और 28 नंबर यहाँ से है। तकरीबन बनता है ये 50 से लेके 56 मार्क्स। 50 से लेके 56 मार्क्स जो हैं वो आपके सिर्फ इन 3 एरिया से बन रहे होते हैं। आपको पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, बताएं।
सर ये जो अगर तीन एरिया आप अच्छी तरह से कर जाते हैं ना, इस 50 से 56 नंबर जो हैं, अगर आप इस एरिया में से 35 से 40 नंबर भी सिक्योर कर लेते हैं ना, बाकी आप इनकम टैक्स 10 नंबर निकाल लेंगे, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये फॉर श्योर आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आपको ये वाला एरिया जो है वो क्या करना है, आपने इसको बड़े ही वेल प्रिपेयर करना है। अगर आप इसको कर गए, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएंगे। अगर नहीं हुए, भाई पेपर फेल होगा। सर ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला एरिया जो है ना, इसमें से सारा आपका बेसिक्स है। और ये बेसिक्स वो है जो आप कहाँ से लेके चल रहे हैं, पीआरसी से। पीआरसी में आपने सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो है वो पढ़ा हुआ है, क्या होता है क्या नहीं होता उसको देख रहे होते हैं, सारा कुछ देख रहे होते हैं। ये सेल्स टैक्स है। आप पूरा टैक्स एक तरफ, ये तीन एरिया एक तरफ, हमने इनके ऊपर जान मारनी है। जो बच्चा भी पेपर आई कैप का फेल करता है ना, खासतौर पर टैक्स का पेपर फेल करता है, आप कभी भी उससे पूछें तुम्हारी रीजन ऑफ फेलियर क्या है, तुम क्यों पेपर फेल करके बैठे हो, तो वो कहेगा यार मेरा सेल टैक्स में ये गलती हो गई है, मुझे बिजनेस नहीं आता था। इन दो एरियाज में वो लाजमी क्या कर रहा होता है, वो लाजमी सफर कर रहा हो, क्या कर रहा होता है, वो लाजमी सफर कर रहा होता है। तो हमने इसी को क्या करना है, ओवरकम करना है। अगर हम इस एरिया को ओवरकम कर गए, हमारा पेपर जो है पास हो जाएगा। अगर हमारा यही वीक रहा, हमारा पेपर फेल हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैं आपको स्टार्ट क्या लेके चलूंगा, अभी हम बेसिक्स के एक चैप्टर करेंगे, जो हमारा ग्रेड ए है। हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक से, ठीक है। इसके एक तो चैप्टर जो है वो हम करेंगे। उसके बाद जो 1 अक्टूबर होगा, मैंने आपको यकम अक्टूबर से लेके चलना है, और आप कह सकते हैं 25 अक्टूबर तक मैंने आपको सेल्स टैक्स जो है वो दोबारा लाजमी करवाना, लाजमी करवाना है। हमने 100% कंप्लीट सेल्स टैक्स जो है वो इस एक महीने में करना है। ऑलमोस्ट वी गोना हैव 20 प्लस लेक्चर, 20 प्लस लेक्चर में सेल्स टैक्स अच्छा खासा हिफ्ज हो जाता है इंसान को। उसके बाद नवंबर एंड दिसंबर, इसमें हम करेंगे अपना इनकम टैक्स। और वापस जनवरी का महीना होगा जब हम वाइंडिंग अप पे होंगे, तो मैं आप लोगों को सेल्स टैक्स जो है वो दोबारा करवाऊंगा। तो आप देखें, हम सेल्स टैक्स कितने दफा कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं। कितने दफा कर रहे हैं हम सेल्स टैक्स, 2 टाइम्स कर रहे हैं। रीजन, भाई ये 28 नंबर है, इस 28 में से हमने 20 में से 25 नंबर सिक्योर करने ही करने हैं। ये एरिया वीक नहीं करना। अगर इसमें से हमारे 20 से 25 नंबर सिक्योर हो गए, 8 नंबर ये हैं, 5 तुम वहां से निकाल लोगे, 30 हो जाएगा। 20 नंबर बिजनेस में से आएंगे, 10 नंबर बिजनेस के नुमाइंदे में से आ ही जाएंगे आपके। सर 40 नंबर निकल जाएंगे। टैक्स का पेपर पास करना इतना आसान है, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट होकर चलें, थोड़ा सा कैलकुलेट होके चलें, थोड़ा सा आप सोच के चलें, थोड़ा सा आप इसको लेके चलें कि यार इस तरह से हमारा पेपर प्लान हो रहा है, तो लेके चलेंगे। तो सीए में डीजी के ऊपर जो हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है, प्री बैच का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप इस बैच में सेल्स टैक्स जो है वो 2 दफा करेंगे। और 2 दफा करवाने की वजह ही यही है कि पेपर हमने पास करना है। क्यों? जब आप फर्स्ट टाइम सेल्स टैक्स करते हैं ना, तो आपके काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको शायद रिटेन नहीं रह पाती, कुछ कंफ्यूजन होती है। लेकिन जब सेकंड टाइम सेल्स टैक्स होगा, तो भाई आपका ये चीज़ें जो हैं वो फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा थोड़ी, जब आखिरी महीना आएगा, जो हमारा फेब का मंथ होगा, उस फेब के मंथ में हम जब रिवीजन करेंगे, जैसे भी मैंने लास्ट मंथ में रिवीजन करवाई थी बच्चों के लिए, तो जब हम रिवीजन करेंगे, तो इस रिवीजन में थर्ड टाइम जो है मैं सेल्स टैक्स आपको करवा रहा हूँ। तो आप इस एक सेशन में क्या करेंगे, 3 दफा मेरे से सेल्स टैक्स पढ़ के जाएंगे, 2 दफा मैं आपको बिजनेस करवाऊंगा, एक दफा क्लास में और एक दफा करवाऊंगा आपको किसमें, मैं सेकंड टाइम में करवाऊंगा आपको रिविजन्स में। तो जब आप 3 दफा ये करके, 2 दफा ये करके, तो आपके पास पेपर फेल होने का कोई चांस ही नहीं होगा।
आप पेपर फेल कर ही नहीं सकते। 100% आपका पेपर जो है वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज है कि टैक्स का पेपर चूंकि हमने ऑलरेडी में डिस्कस किया था, आप कह सकते हैं कि ये 50% जो है नाउ इट इज न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर, 50% जो है दैट इज गोइंग टू बी अ थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर, थ्योरी न्यूमेरिकल। मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूमेरिकल्स में मेरा स्टूडेंट कभी भी मार नहीं खाता। मैं उसको न्यूमेरिकल में इतना एलिजिबल कर देता हूँ थ्रू द समरी, थ्रू द न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स, न्यूमेरिकल शीट्स के, वो न्यूमेरिकल्स में नंबर ले लेता है। थ्योरी में बच्चे मार खाते हैं, लेकिन अब हम थ्योरी के इस पूरे सेशन में ड्राफ्टिंग के डेज डिफाइन करेंगे, जहां पे मैं आपके सामने बैठूंगा और आपको लिख के दिखाऊंगा कि ये सवाल है, इसके ऊपर हमने ये रूल इस तरह से अप्लाई करना है, ये वर्ड्स हैं जिसको हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो ये हमारा तरीकेकार होगा जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होंगे, पेपर पास करवाना है। मैं आपको टेक्स्ट की ही ऐसी ड्राफ्टिंग सिखा दूंगा, कल को आप कोई भी थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बीएलटी का पेपर दे रहे हैं, आप डीएसआर का पेपर दे रहे हैं, आप बीआ दे रहे हैं, या आप अपना ऑडिट का पेपर दे रहे हैं, इनमें जब भी ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे आपको मसला नहीं होगा, बिकॉज ये बेसिक पेपर है। आपको बेसिक पेपर में ही किस तरह लॉ को अप्लाई करना है, लीगल एप्लीकेशंस क्या होती है, सवाल की स्ट्रक्चरिंग क्या होनी चाहिए, सवाल को प्रेजेंट कैसे करना है। देखिए न्यूमेरिकल की प्रेजेंटेशन जो है वो तो हमारे पास होती ही होती है, लेकिन थ्योरी को हमने कैसे प्रेजेंट करना है उसको भी हम क्या करेंगे, बड़ा तफसील में डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत तफसील में डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें हम ये चीज़ लेके आएंगे, इसमें हम ये चीज़ लेके आएंगे, थ्योरी में हम ये ऐड करेंगे, इस थ्योरी का सवाल करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, जो उसने हमें केस सिनेरियो गिवन किया है वो कैसे करना है। अब क्योंकि हमारे पास जो थ्योरेटिकल सवाल होंगे वो भी हमारे पास दो तरह के सवाल होते हैं, एक होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल का मतलब होता है कि वो हमें केस सिनेरियो गिवन करेगा, उसमें हम रूल अप्लाई करेंगे। और दूसरे हमारे पास सवाल होंगे जो नॉलेज बेस्ड होंगे, ये रट्टे वाले होंगे। रट्टे वाले सवाल कैसे याद करने हैं, उस पर सारा कुछ बताया होगा आपको कि भाई लेके चलना है आपको इन चैप्टर्स की, जैसे ये चैप्टर हो गए, इनकी वन पेज समरीज मिलेंगी। ये चैप्टर जो है आपको इनकी जो है वन पेज समरी जो है वो मिलेगी, ताकि आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो ना हो। चीज़ों को समझना कैसे है, चीज़ों को रिटेन कैसे रखना है, निमोनिक्स कैसे याद करने हैं, एक्रोनिम कैसे याद करने हैं, तो थ्योरी में भी हम जान मारेंगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड कर दूं कि आप में से कोई बच्चा उठे टेक्स्ट के पेपर में मेरिट सर्टिफिकेट जो है लेके आए, तो भाई मैं तो खुश होऊंगा। उससे बड़ी खुशी होगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पास होने चाहिए। आप लोगों का पास होना, आप लोगों का पास होते देखना इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर मी। गॉट इट। ये सब ड्राइव में अपलोड होगा। अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपके ग्रुप में आज सुबह सुबह जब आप खराटे मार रहे थे, जब आप नींद में थे, मैंने एट दैट टाइम ही जो मैंने अभी चैप्टर्स कराने हैं मैंने पूरा पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया होगा। आपने नोटिस किया? नोटिस किया आपने? तो आपको हर चीज जो है पहले ही मिल जाएगी, तो आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का इशू जो है वो फेस नहीं होगा। जी जनाब, और बताएं। और कोई सवाल, एनी कंफ्यूजन? ग्रेड बी से आपको मिलेंगे तकरीबन 50 नंबर। चलो जी, अब आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते हैं हम अपना सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। सर आप लोग पीआरसी पढ़ के आए हैं? ओए मैं माइक ऑन करता हूँ यार। आप लोगों ने माइक ऑन करना है, तुम्हें वचन है मेरा तो। ठीक है, माइक ऑन करना है आप लोगों ने लास्ट में। एक सेकंड मुझे जरा दिखाने दे, माइक ऑन करना है।
हॉस्टल पे जाना है, अनम्यूट कर सकते हैं आप। अब जी। हाँ भाई, स्क्रीन विजिबल है। मुझे जरा कोई फीडबैक, स्क्रीन यस विजिबल सर। है ना? यस सर। चलिए जी। अब हम डिस्कस करने लगे हैं, वन टू वन डिस्कशन है। आप सबने पार्टिसिपेट करना है, बॉयज ने भी करना है और गर्ल्स ने भी करना है। ये पार्टिसिपेशन इसलिए करवा रहा हूँ भाई, आप लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। अभी मेरे अभी मैं अभी एक जगह फिजिकल पढ़ा के अभी आ रहा हूँ। एक बच्चा आ गया, उससे क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है। तो मैं कहा हाँ भी क्या बड़ा इंटरव्यू, तो वो अभी एक फॉर्म में इंटरव्यू दे के आया था। तो सर वो इंटरव्यू देने गया हूँ, मैं कांप रहा था, उन्होंने काम था देख के मजाक उड़ाते रहे हैं। मैं क्यों, तो वहां जाके बात ही नहीं हुई। मैं कहा तूने पीपी किया है? सर पीपी में भी बस डर डर के किया। तो दैट इज द मेन थिंग जो लैक करती है। अभी लास्ट पिछले से पिछले वीक में बैठा हुआ था एक फर्म के पार्टनर के साथ। तो मैं, अच्छी फर्म है, टॉप 5 में आती है फर्म। वो मेरा लाइक अच्छे कोलीग भी रहे हैं, दोस्त भी बन चुके हुए हैं। मैंने, यार आप लोग हायरिंग कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोसीजर, आप लोग कैसी चीजों को लेके चलते हो, लाइक व्हाट यू आर लुकिंग इन अ गाय जो एक बिल्कुल न्यूबी है, 21-22 साल उसकी उम्र है बेचारा, पढ़ पढ़ के पागल हुआ हुआ है और फर्म में आता है, वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? उसने मुझे एक बात कही थी, वी एक्सपेक्ट ओनली वन थिंग, दैट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जिस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है ना, हम उसको लाजमी बुलाएंगे, हम उसको लाजमी इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। तो बोलना सीखने, कॉन्फिडेंस लेके आना है। आपको बोलना आना चाहिए, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी वॉइस की पिच क्या होती है, किस तरह से आप एम्फसाइज कर रहे हैं, आपका ये होना चाहिए। और मैं उनसे पूछा कि व्हाट लाइक व्हाट यू आर रियली थिंक, कि कहाँ पे कौन लैग करता है। कहता है बॉयज जो हैं वो फिर भी थोड़े बेहतर होते हैं, कहते हैं मेजोरिटी फीमेल्स लैक करती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, शाय होती हैं, आवाज नहीं निकल रही होती। तो ये प्रॉब्लम है और ये आप लोगों ने फेस करनी है इन अपकमिंग 1 ईयर। जब आप फॉन्स के इंटरव्यू दे रहे होंगे तो उसका सबसे अल्टरनेटिव है, अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा, हम दोनों में एक स्क्रीन का बैरियर है, बट नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि इफ आई एम आस्किंग, अब अपने घर में बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, लैपटॉप पे माइक का बटन दबाएं, बोलें, बोलना सीखें। आप बोलेंगे, कोई बच्चा आप में से किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता, कोई आपको क्रॉस कमेंट नहीं कर सकता, करेगा मैं रिमूव कर दूँ। ठीक है? तो अब हम बोल के डिस्कस करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन पे चलेंगे। मुझे बताएं, आप लोगों ने पीआरसी पढ़ा है? पढ़ा है ना पीआरसी? यस सर। टेक्स्ट यस क्या, सर। बताएं। ये वन बाय वन शुरू करें आप, मैं अभी चले अपने यस सर। आप सी में भी नहीं आए। आप पाकिस्तानी हैं और आप बताएं, आप एक ले मैन को समझाना चाहते हैं, एक क्लास 2 का बच्चा है उसको टैक्स के बारे में समझाना चाहते हैं, या एक बाबा जी हैं 80 साल, उनको समझाना चाहते हैं, तो हाउ यू कैन एक्सप्लेन टैक्स किसे कहते हैं, बताएं जी। Tax is a process in which the government generate the revenue to run the organizations. आपकी थोड़ी सी आवाज भाई कटी है। गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के लिए लोगों से पैसे जमा करती है सिंपली। और बाकी बच्चे और बोले वन बाय वन। सर अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को देना ताकि गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए उसे इस्तेमाल करे। ये पढ़ के बताया ना स्क्रीन से। असल नहीं में नहीं ना सर। टैक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है ना गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है और अपनी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को और अपने गवर्नमेंट के डिफरेंट काइंड के प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, दूसरी सिक्योरिटी सिक्योरिटीज होगी, इस तरह की चीज़ों को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करती है। सही है, बिल्कुल सही। जी, और क्या बच्चा? बस 4 बच्चे बोलने के लिए से? बाकी बोले, इतनी वहां हमारी बैठी हुई है, बोले बोले, शाबाश। There are money required to pay to the government by the public.
मनी रिक्वायर्ड टू पे टू द गवर्नमेंट बाय द पब्लिक। ठीक है। आप एक छोटे बच्चे को ये समझा रहे हैं कि जो हम गवर्नमेंट को पैसे देते हैं वो टैक्स होता है। ओके। और बताइए, एनीवन एल्स? सर क्योंकि मैं बताऊं? हुजैफा, ये बोले। सर, गवर्नमेंट अपने अखराजात को अदा करने के लिए अवाम से कुछ पैसों को कलेक्ट करती है, जिसे हाँ। टैक्स कहते हैं। और क्योंकि हम हर इंसान के ऊपर एक मखसूस रकम इम्पोज नहीं कर सकते कि तुमने भी 1 लाख देना, तुमने भी 1 लाख देना। हर इंसान को उसकी इनकम के हिसाब से और उसके प्रॉफिट के हिसाब से लगाया जाएगा। उसकी वजह से कुछ रूल्स बनाए जाते हैं मखसूस के, हर इंसान पे किस किस तरह से टैक्स लगेगा, उस सारे जो कवानीन है और उनको कैसे अप्लाई करना है, इस सारे प्रोसेस को इकट्ठा करें तो उसे टैक्सेशन कहते वेरी गुड, वेरी गुड। काफी कॉम्प्रिहेंसिव जवाब था। तो एक आई कैप में अगर आई लिख सकती हूँ इस तरह अपनी अंग्रेजी में? हैं। जी सर। आई कैप में अगर सवाल आएगा तो जितना मुझे जी। आपने अभी एक अच्छा एक्सप्लेन किया उर्दू में, तो क्या आप इसको वहां पे लिख लोगे अंग्रेजी में? जी सर। वेरी गुड। यही आपको बस टेक्स्ट पेपर चाहिए पास करने के लिए। और और कौन सा बच्चा है? जी तैयबा, आप बोलें। सर फाइनेंशियल चार्ज जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है अवाम पे, और फिर वो पैसा जो है वो अवाम के फंड्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और गवर्नमेंट अपनी जो मतलब जैसे देखें डिफेंस सिस्टम और इस तरह की चीज़ें इनको भी प्रोवाइड करती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये अवाम के पैसे से ही की जा रही होती हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट एक मखसूस रकम जो है वो अवाम से ले लेती है और उसको बाद में इस्तेमाल करती है। वेरी गुड। आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, डिफेंस सिस्टम। इसके बाद तो हम आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन रेज कर नहीं सकते, क्योंकि आपने जो नाम ले लिए वो उसके बाद तो हमारे पास डलेंगे। बट वेरी गुड। आपने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया कि दैट इज इम्प्लाइड, गवर्नमेंट इम्पोज करती है। इम्पोज का मतलब होता है लागू करना। तो आप क्या गवर्नमेंट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या गवर्नमेंट ये हमसे किस तरह इम्पोज करती है? जबरदस्ती लेती है टैक्स? क्या कोई पीछे उनका फ्रेमवर्क होते हैं? ये बड़ा नो अच्छा वर्ड सर। इस्तेमाल हुआ है, इम्पोज का वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है। कैसे गवर्नमेंट इम्पोज करती है? इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, लगाना। जैसे मैं आप पे इम्पोज करूंगा, जो बंदा टेस्ट नहीं देगा उससे हम फाइन लेंगे, दैट इज इम्पोज्ड बाय मी। तो ये गवर्नमेंट कैसे इम्पोज करती है? एनीवन? सर सर देखिए। सर गवर्नमेंट के टू वेज होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, जो कंज्यूमर गुड्स पे लगता है, जिसे हम विद होल्डिंग टैक्स भी कह सकते हैं। जैसे हमने एक सोप लिया है, शैम्पू लिया, उसमें से पे टैक्स कटेगा तो वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाएगा। दूसरा सर होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सर वो होता है जो हमारी इनकम से ड्राइव होता है, हमारे बिजनेस से ड्राइव होता है। डायरेक्ट जो डायरेक्टली इम्पोज होता है। इनडायरेक्टली इम्पोज वो होता है जो थ्रू थर्ड पार्टी है। इस तरीके से सर गवर्नमेंट जो है ना वो हमसे रेवेन्यू कलेक्ट करती है। और इसकी एक दूसरी शेप भी है, जैसे हम टोल टैक्स पे करते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। इस तरीके से सर ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स लगा के गवर्नमेंट जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करती है। वेरी गुड। आपने प्रॉपर मुझे डायरेक्ट टैक्स समझाया है, इनडायरेक्ट टैक्स समझाया है। लेकिन आपने इस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पोज का वर्ड इस्तेमाल किया, मैंने कहा इम्पोज होता कैसे है? लेकिन एनीवेज, अभी हम बाकियों से लेते हैं ओपिनियन। जी तैयबा बोले। सर जैसे मतलब डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, और वो जो लॉज हैं फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है। जैसे देखें कि अब वही था कि गवर्नमेंट को तो नहीं पता ना कौन सा बंदा कितना, तो देखें एक बंदा कितना कमा रहा है, या फिर उसकी सैलरी से कटौती कर लेते हैं, वो डिडक्ट कर लेते हैं उसकी सैलरी वगैरह। या फिर अगर कोई बंदा है जो मतलब अपना बिजनेस कर रहा है तो उसका फिर उस बिजनेस के हिसाब से वो कितना कमा रहा है, तो ऐसे जितना ही वो लॉस बनेंगे उसकी कुछ परसेंटेज होगी, उसके हिसाब से डिडक्शन हो जाएगी। वेरी गुड। आप इधर आ जाएं, आप पढ़ा ले, मैं आपकी जगह स्टूडेंट बन गया था। अच्छे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आप लोग। जी और बच्चे, और कोई? जी फिर आपका ही माइक ऑन है मेरे ख्याल से। आप बताएं कि टैक्स क्या होता है, बताएं। व्हाट यू नो अबाउट टैक्सेशन? सर जो गवर्नमेंट अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए मतलब कि जैसे
मतलब अवाम के लिए जो करती है, मतलब जिससे अवाम को बेनिफिट मिले, तो जो टैक्स इम्पोज करती है डिफरेंट, मतलब डिफरेंट जो लोग होते हैं उन पे, उनकी इनकम के मुताबिक तो वही टैक्स होता है। और जो पार्लियामेंट में बिल्स पेश किए जाते हैं टैक्स को इम्पोज करने के लिए। वेरी गुड। सर, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की इनकम जो होती है उस पे टैक्स लगाया जाता है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं ताकि एक कम्युनिटी को सर्व किया जाए। जो टैक्स लगाने का मेजर मकसद होता है वो होता है कम्युनिटी को सर्व करना। तो आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट क्या हमारी कम्युनिटी को सर्व करती है? सर, अगर बताया जाए तो बस नहीं देखें, 50-50 मेरा, लगाना सर। आप तो डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो फेज पे हूँ। वीगो तो मेरे पास आएगी, लेकिन बताना चाहिए था क्या हमारी गवर्नमेंट सर्व करती है? द आंसर इज सर, यस। 50-50। सर्व कभी करती है। करती है कभी नहीं करती। सर्व करती है। गवर्नमेंट सर सर्व करती है। उतना नहीं करती जितना करना चाहिए, लेकिन करती है। करनी ज्यादातर तो चाहिए। डिफेंस सिस्टम पे जा रहा है ना हमारा जो है बजट। नहीं, आप चाहती हैं कि आपके इस बात में मैं अंदर जाऊंगा, आप साइड भी हो जाएंगे। आपको नहीं पता कि हमने अभी 6-0 किया हुआ, तो आजकल डर लगता है हर चीज से। देखे ना, वो 6-0 जो हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि भाई हमने अच्छा सिस्टम डेवलप किया था। वो सिस्टम के डेवलपमेंट के ऊपर जितने फंड यूटिलाइज हुए थे, वो फंड्स आपने दिए थे, हमने सर दिए मैं थे, मैं हमारे जिस टैक्सेस के पैसे थे। तो वो उसकी बेसिकली हम ही हैं। सर मैं जस्ट अप्रिशिएट कर रही हूँ, मेरा मकसद आपको अंदर करवाना नहीं था। ऐसे ही होते हैं। वो भी एक भाई को अप्रिशिएट किया था, वो चला गया 804 में, मैं होऊंगा 805 में। डोंट वरी, कुछ नहीं होता। हम दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे वहां पे फिर। सर दुआ करें आप अंदर ही जाएं, अगर कोई ब्लैक वीगो आ गया फिर तो अंदर जाना नहीं होता, फिर कलमा ही होता नहीं नहीं, मैंने इधर लगाना है एक का स्टिकर, इधर लगाना है दूसरे का स्टिकर। मैं पीके से इंस्पायर हो जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाता। मैं खुद, वो मेरी जिंद मेरी जान है, डोंट वरी अबाउट दिस। सर एक्चुअली रीजन ये है कि गवर्नमेंट सर्व करती है। गवर्नमेंट के पास आप हॉस्पिटल देख लें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लें, स्कूल देख लें, अपने जो है ना फोर्सेज देख लें, उनके ऊपर टैक्स जो है ना वो हम नो डाउट लगाती है गवर्नमेंट। लेकिन जिस तरीके से फुलफिल करना चाहिए था ना, इफ वी वांट टू से कि 100% करना चाहिए था, वो 100% नहीं होता। तो हंड्रेड सर परसेंट तो देखिए, 100% है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लिटरली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हम अगर कंपैरिजन में जाएं तो भाई, आज अभी आप जाएं गूगल पे, आप लिखें जी 2022 में जो दुबई में वो रेन हुई थी, क्या हाल हुआ था। दुबई का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डूब गया था। वो एयरपोर्ट उनके जाम हो गए थे, रोड्स उनके भर गए थे, बिल्डिंग्स उनकी वाटर लॉक्ड हो गई थी। तो 100% सिस्टम कहीं भी नहीं होते, बट बेस्ट एंड बेस्टेस्ट देने की कोशिश होती है। तो ये होता है ना बात। अब साफ सीधी बात है, हम एक पाकिस्तान में, हमारे एक कंट्री है, उस कंट्री की जो वसाइल हैं वो बड़े महदूद हैं, बड़े महदूद वसाइल हैं। हमारे कुछ वसाइल्स हैं जो हम कभी भी उनको ओवर एंड अबव नहीं जा सकते। लिमिट्स हैं उनकी। पेट्रोल लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा। गैस के जो जखायर है खत्म हो जाएंगे, पानी जो है खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास वसाइल जो है बड़े महदूद होते हैं। लेकिन हुकूमत का एक काम होता है कि हुकूमत, जो रियासत होती है, जो स्टेट होती है, उसका एक मकसद है कि उसने अपनी अवाम की फलाह बहबूद करनी है, उनकी वेलफेयर करनी है। और ये सारा वेलफेयर वाला मुझे आप लोगों ने बताया, और आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया। एवरीवन, चाहे वो शाहिर है, सलीम है, अब सबने बिल्कुल ठीक बताया कि भाई गवर्नमेंट हम पे लगाती है, गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर करती है। आज आप घर से बाहर निकलते हैं, अब आप घर से निकलते हैं, गली बनी हुई है, वो स्ट्रीट है, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। उस स्ट्रीट के ऊपर आके शहबाज शरीफ वन वलिंग नहीं कर रहा। आप एक सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे अच्छा रोड्स हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वहां पे अगर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अंडर पासेस बन रहे हैं, तो वहां पे आके ड्रिफ्टिंग नहीं मार रही मरियम नवाज ने, वो आपके बेनिफिट्स के लिए बन रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सस्ती तालीम है, गवर्नमेंट की क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट की फीस बहुत कम है, गवर्नमेंट कर रही है मैनेज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एज ऑफ नाउ हॉस्पिटल्स हमारे बहुत हैं, गवर्नमेंट मैनेज करे, डॉक्टर की तनख्वाहें हैं, एडमिन स्टाफ मैनेज कर रही है, इलाज मुआवजा मैनेज कर रही है। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान का इलाज मुआवजा इस पूरे रीजन में वन ऑफ द चीपेस्ट है। हम इसको जितना मर्जी डिनाई करें, बट आवर दिस सिस्टम इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। वो गवर्नमेंट उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ रही है। वो कैसे पैसे ला रही है? ऐसा तो नहीं ना, एक हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया आके, या एक हमारा सदर बन गया आके, या हमारा एक सीएम बन गया, वो अपनी जेब से पैसा लगाएगा।
वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, हम नॉमिनेट करते हैं, उनका काम है गवर्नमेंट का कि भाई आके बैठ गए हैं, अब हम उन्हें कह रहे हैं हमारा मुल्क चला कर दो, फंड्स मैनेज करो, हमें तालीम दो, तालीम की बेहतर सहूलियात दो, हमें इलाज दो, इलाज की बेहतर सहूलियात दो, हमें रोड्स चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। ये हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। हमें इनसे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमें इनसे सेफ्टी चाहिए। आज से कुछ अर्सा पहले मेरी डकैती हुई, लाइक रियल बता रहा हूँ, जून के, आई गेस 1 जून को मेरी डकैती हुई थी, स्नैचिंग हुई, सब कुछ हो गया। 10 मिनट में आ गए पुलिस वाले, वो आपके जो सेफ्टी वाले हैं वो आ गए, सीसीटीवी वाले उसके बाद मुझे मिल गए आगे, तो प्रॉपर डिपार्टमेंट तो 10 मिनट खड़ा हुआ है, कैमरे की एक्सेस पूरे जो रोड्स थी वहां पे ओपन कर ली है, एक कॉल पे, सिर्फ एक कॉल के ऊपर। और हुआ क्या कि 1 जून को हुई है, 17 जून को मुझे कॉल आई, सर वो जो बंदे हमने गिरफ्तार कर लें आ जाए, ये तो आपकी चीजें थी कि हमने बरामद करवा ली है। अब वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो क्रिएट होती है, मुझे वहां पे प्रॉब्लम हुई है, एक सरकार आई है, पुलिस का डिपार्टमेंट आया, उन्होंने कैमरेस लगाए हुए थे, उन कैमरे से बंदा ट्रेस हुआ, मेरा जो नुकसान हुआ थोड़ा बहुत रिकवर हो गया। अब वो मुझे बेनिफिट मिला है, हाँ मुझे उस दिन लिटरली बड़ा खुशी हुई जब उन्होंने कहा सर आपकी चीज रिकवर होगी आगे। मैंने कहा यार जिंदगी में फर्स्ट टाइम जब मैं टैक्स दे रहा हूँ ना, मेरा ये जो है ना टैक्स वसूल हुआ है, मुझे लिटरली बड़ी खुशी हुई। मुझे बकायदा ऑन व्हाट्सएप कॉल, मुझे जो एसपी साहब से, सर ये वीडियो देखें, ये हमने निकाली इस कैमरे से, सीसीटीवी कैमरा है, ये कैमरा सेफ सिटी का है, बकायदा जहां पे हुई वहां पे जाके पुलिस का डिपार्टमेंट एक एक दुकान एक एक जगह की उसने वीडियोस निकाल के बंदे ट्रेस करके बताए प्रॉपर। जब तक वो नहीं हुए, पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट मेरे साथ एंगेज रहा, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि यार हम इनको बुरा मानते हैं लेकिन इतने बुरे नहीं है। अब उनकी सैलरीज हैं, उनका सिस्टम है, उनका सिस्टम है, ये सेफ सिटी चल रहा है, इनका अमला है, सैलरीज है, पैसे गवर्नमेंट कहाँ से देती है? देती है, हमसे लेती है। तो व्हाट इज टैक्स? कि भाई गवर्नमेंट एक चल रही है, एक निजाम चला रही है, जैसे हमारे घरों का निजाम है, जैसे एक इदारे का निजाम है। ये निजाम चलाने के लिए पैसे चाहिए, खर्चे चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए। इस एक्सपेंसेस को पूरा कहाँ से करना है, कहाँ से खर्चे देने हैं, तनख्वाहें कहाँ से देनी है, कहाँ से पुलिस को तनख्वाह देनी है, कहाँ से देनी है डिफेंस के लिए, कहाँ पे डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना है, कैसे पैसे आएंगे, रोड्स डेवलप करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तारे नहीं बिछानी है, बिजली सही बिछानी है, ये सारा कुछ करना है गवर्नमेंट ने। तो कहाँ से पैसे लेके आएगी? वो हमसे ही लेगी। वो अवाम को कहते हैं कि भाई हम तुम्हें सब देंगे, लेकिन इसके बदले में हम तुमसे पैसे भी लेंगे। तो ये क्या है टैक्सेशन? ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस एक लीगली प्रोसेस्ड है, इम्पोज्ड बाय लॉ है, इलीगल नहीं है, एक कानून है। उसके पीछे एक प्रॉपर कानून बैठा हुआ है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बैठी है, तमाम एमएनएस बैठे हैं, तमाम एमपीएस बैठे हैं, उन्होंने एक लॉ पास किया। उस लीगल फ्रेमवर्क के तहत, उस लीगल स्ट्रक्चर के तहत गवर्नमेंट आके मेरे से क्या कर रही है? पैसे ले रही है। एक कानून पास हुआ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हर साल पास होता है, हर साल एक नया फाइनेंस एक्ट आता है, उसमें चेंजेस होती हैं, एक प्रॉपर लीगल डिबेट होती है, फिर कहते हैं हाँ अब इस बंदे की सैलरी है, इससे हमने इतना टैक्स लेना है, बिकॉज हम इनको बाद में बेनिफिट्स देंगे। एक कानून पास करते हैं, सेल्स टैक्स एक्ट बनाते हैं, पार्लियामेंट पास करती है, उसके जरिए मेरे पास सेल टैक्स लेते हैं, उसमें चेंजेस होती हैं, बताते हैं, उसके जरिए ले रहे होते हैं। एक्साइज का कानून है जिसके बेसिस के ऊपर हम से वो टोकन टैक्स वगैरह ले रहे होते हैं। तो ये सारे कानून है, एक लीगल फ्रेमवर्क बैठा हुआ है, पार्लियामेंट बैठी है, वो लीगली बाउंड करती है, तो गवर्नमेंट भी हमसे लीगली ले रही है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती गन पॉइंट पे भाई टैक्स निकाल, वो कोई और कहता है, गवर्नमेंट नहीं कहती। या गवर्नमेंट ये भी ऐलान नहीं करती कि जी अल्लाह नबी के प्यारो, अल्लाह के नाम पे हमें टैक्स, तो गवर्नमेंट ये भी नहीं कहती। गवर्नमेंट प्रॉपर लीगली चलती है और कानूनी तौर के ऊपर आपसे क्या ले रही होती है, ये सारा कुछ कलेक्ट करते ताकि वो क्या करे, अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सके, वेलफेयर कर सके। और वे करती है। बुरे हैं, इतने बुरे नहीं है, साफ सीधी बात है। कुछ अर्से पहले आई वॉज ट्रेवलिंग टू डीआई खान, मैं वहां जा रहा था, तो रास्ते में वो जो आता है रेगिस्तान, क्या नाम है उसका, जब आप जाते हैं भक्कर से, जाते हैं जो भक्कर से पहले आता है, क्या नाम है उसका रेगिस्तान का? हर थल हर पार्क थल क्या आता है? हर पार्कर। नहीं, थर तो सिंध में है, थल। थल है सर, थल थल। थल थल थल। मैंने बकायदा खुद रेगिस्तान में खड़े होके, मैं मतलब
प्रॉपर जाके पंगे ले रहा था, इधर उधर जा रहा था, एंजॉय कर रहा था। मैंने खुद देखा भाई, दूर दूर आबादियों में गवर्नमेंट बिजली के खंभे लगा रही है। अब वो खंभे पे उन्होंने आग की गुड्डी नहीं उड़ानी, वो एक प्रॉपर नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं कि अभी भी हमारे देहात हैं, दूर देहात हैं, दूर इलाके हैं, वहां पे बिजली नहीं है, बिजली पहुंचा रही है। कैसे पहुंचा रही है? उनके लिए पहुंचा रही है। पैसे तो हमसे ले रही है, हम लगा रहे हैं पैसे, हमसे टैक्स ले रही है। वो जो भक्कर का एक गांव है, वहां पे जो बिजली का खंभा गवर्नमेंट ने लगाया है, उसका टैक्स माइट भी बिलाल ने पे किया है। वो जो बिलाल ने आज कोई चीज खरीदी है, वहां से है। माइट भी कोई हुजैफा ने आज चीज बाय की, उसके ऊपर जो सेल टैक्स पे हुआ, वो टैक्स गवर्नमेंट के पास गया, उससे आज वो कहीं पे ट्यूबवेल लगवा रहे होंगे। तो ये हमसे पैसे लेके ओन हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं। ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये एहसान नहीं कर रहे, ये टैक्स का पैसा हम लगा रहे हैं। हमसे पैसा लेके, हमारे टैक्स की कलेक्शन लेके, हम क्या कहते हैं कि इनके ऊपर स्पेंड करें, तो दैट इज द टैक्सेशन। गॉट इट? जी बिलाल, आपका हैंड रेज है, यस बताएं। सर। एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं है। मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इस बात में, सारी कंक्लूजन जी। में, कि हमें एज अ इंडिविजुअल अपने राइट नहीं पता होते कि हम हमारे पास ये राइट भी मौजूद है। फिर हम गवर्नमेंट पे बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। इंडिविजुअल अगर हमें अपने राइट पता हो तो हम बेहतर है, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और अपनी जिंदगी बेहतर को गुजार सकेंगे। यह मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, बड़ी 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 नहीं क्लियर है। सर, मैं पॉलिटिकल साइड पे जा ही नहीं रहा। मैं भी बात कर रहा हूँ कि हमें अपने जी इंडिविजुअल जी राइट जी। पता ही नहीं होते। हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो पढ़ते हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमारी मैं सोशल आपको ना लाइफ है नहीं, हम एक मैं सर्कल में बैठे होते हैं मैं एक कमरे में भाई। 2022 में ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2022 में आई वॉज इन दुबई, मैं शॉपिंग कर रहा था। तो मैंने एक चीज़ बाई की हुई थी, आई गेस वो 300 दिरहम की थी। तो मॉल ऑफ दुबई में वहाँ पे एक आउटलेट है शरफ बीच, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ना एक रेस्टोरेंट है। वहाँ बैठे कॉफ़ी पी रहा था, और नीचे था फाउंटेन शुरू होने से, तो मैंने अपना ना पार्सल वहां पे चेयर पे रख के भूल गया। मैं नीचे गया, फिर आके 3 घंटे बाद आया, मुझे याद आया। मैंने कहा लास्ट टाइम मैं यहाँ बैठा था, कहाँ था। मैं वापस गया वहां पे, मैं पहुंचा उस रेस्टोरेंट वाले के पास। उसका मैनेजर कौन था? एक पाकिस्तानी था, लिटरली पाकिस्तानी था। और उसने बकायदा अपोलॉजिज की कि सर ये हमारी गलती है, हमारी जिम्मेदारी थी कि आपने हमारे पास कॉफ़ी पी थी, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम आपको बताते कि आपका बैग रह गया, सर प्लीज़ माफ़ कर दें, कंप्लेन ना कीजिएगा, ये और वो। मैं ना शौक में, यार तू पाकिस्तानी है? तस्वीर पर पाकिस्तानी हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं सर बिलोंग करूँ सरगोदा से। मैं कहा तुम, यहाँ पे सिस्टम है ना, यहाँ पे चूंकि लॉ का सिस्टम है, लॉ तगड़ा है, तुमने मेरी चीज की प्रोडक्शन भी की है, तुमने मेरे तक पहुंचा भी रही हो, और तुम माफी भी मांग रहे हो, हालांकि भूला मैं, क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये होता है तो पाकिस्तान में, पर मैं आता, तूने कभी मानना ही नहीं था। तो हर जगह पे ना गवर्नमेंट गलत नहीं होती, कुछ इंसान भी गलत होते हैं। तो ये चीज है, तो ये हमारा सिस्टम कुछ ऐसा ही है। गॉट इट? तो ये नहीं ऐसे ही है। नहीं सर, मैंने सर बात ही और की ना। मैंने आपको ये कहा कि हमारे जो इंडिविजुअल राइट है हमें खुद नहीं पता होते। मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इस बात पे कि इंडिविजुअल राइट हमें खुद नहीं पता होते, फिर हम बैठ के गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे होते हैं। जी जनाब। और तो टैक्सेशन क्या होती है, सबको क्लियर है? यस। सर एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? या कोई बच्चा कोई ऐड, काफी बच्चे खुद ही बोले, बाकी बच्चों को माइक ऑन कर रहे हैं, बस 4-5 बच्चे माइक बोल ऑन कर रहे हैं। अब चलें जी, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मकासद। अच्छा, ये चैप्टर में से ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इस चैप्टर में से कंफर्म 4 नंबर का सवाल आना है। और ये चैप्टर सारे का सारा आपकी जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। ये सारी बातें कर रही हूँ, यही पेपर में लिखनी है आपने जाके। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होते हैं? मकासद। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन क्या है? क्या टैक्स के मकासद होते हैं, बताएंगे? यस सर। बताएं।
मकासद क्या होते हैं, अब वो प्रॉपर वो डिस्कशन नहीं कि हम ये वो पूरी कहानी बता दी है। आपको पेपर में आया सवाल ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, 3 नंबर का सवाल है, बताओ क्या क्या ऑब्जेक्टिव लिखोगे। इस तरह का सवाल हमेशा लिखते हैं बुलेट्स में, पॉइंट्स, पॉइंट 1 2 3 बना के। तो बताओ जी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। जो माइक ऑन करके वो माइक ऑन करे, जो टाइप करना चाहता है वो टाइप ऑन करे, बट सारे करेंगे, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा, निकाल लूंगा जो नहीं जवाब देगा। तो बताएं जी। इन्फ्लेशन सर हाई टैक्स ट्रांसपेरेंट लगा होना के चाहिए। हम वो एक मिनट इम्पोर्ट्स एक को मिनट सारे डिस्करेज पे कर वो तो सकते एक हैं। मिनट एक मिनट, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। सर लेडीज, इन्फ्लेशन लेडीज फर्स्ट। खत्म करना। जी मेहमूना आप बोलें। सर इन्फ्लेशन को खत्म करना और सबको बराबर राइट्स देना। इन्फ्लेशन खत्म करना एक पॉइंट हो गया। सर इन्फ्लेशन को इक्वालिटी खत्म दूसरा करना पॉइंट हो गया। और सबको बराबर राइट्स देना। सर दो हो ट्रांसपेरेंट, गए। ट्रांसपेरेंट इक्वालिटी होना। इक्वालिटी को मेंटेन रखते हुए हाई ग्रुप ऑफ इनकम के जो पीपल होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लेना, लोअर इनकम ग्रुप से उसे थोड़ा कम, इक्वालिटी मेंटेन रखते हैं। वेरी गुड, सर दो। स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह और एम्प्लॉयमेंट। सर दो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इजी टू हैंडल। सर डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। यार आप लोगों को सारा टैक्स आता है, तुम लोग टैक्स पढ़ने को टैक्स पढ़ाने आए हो, मुझे ये बताओ। और पब्लिक वेलफेयर। सर इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव होता है। और ब्रेक मार, रेवेन्यू। अभी यहाँ तक नहीं आना, वो मैं बताऊंगी। अभी थोड़ा ओके। मुझे भी बताने दो, एक सर मिनट एक लोकल मिनट। मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करना। मुल्क की तरक्की के लिए। मुल्क की तरक्की के लिए काम करना, बात ही खत्म हो गई है। सारे ऑब्जेक्टिव्स एक में आपको लग दिए। सर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पब्लिक को। सर वेल्थ सर को ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना फेयरली। सर ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ही होगा या हम जो पे कर रहे हैं ये टैक्स तो उसके चैप्टर आप पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट के से भी ले पर्सपेक्टिव सकते। से पढ़ रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या ऑब्जेक्टिव है। वो तो फिर सर उसके अपने एक्सपेंस पूरे करना मेन ऑब्जेक्टिव होगा। सर शायद गलत चीजों को रोकने के लिए भी, जैसे सिगरेट और ये तंबाकू वगैरह की फैक्ट्रीज हैं, इनको डिस्करेज करने के लिए भी टैक्स लगाना मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव ही है। सर पब्लिक सर्विसेज जैसे देखिए रोड्स वगैरह बना लेते हैं, और हेल्थ केयर के लिए और एजुकेशन वगैरह के लिए भी टैक्स, जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो टैक्स का पैसा वहाँ भी इस्तेमाल होता होगा। आवाम की जिंदगी को बेहतर सर करना। सर आवाम की फलाह व इसकी बहबूद। तरह हमारे एजुकेशन की बेहतर हुई है। सर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले अखराजात को पूरा करने के लिए टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। आई थिंक ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है मेन। और सर वेरी गुड। रोड्स वगैरह और ब्रिजेस वगैरह जो बनाए जाते हैं तो ये भी टैक्स के पैसों से ही होता है। अब आपने, ठीक है, वेरी गुड, सबके लिए वेरी गुड। और अभी आप इकोनॉमी सबके को लिए, बूस्ट करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अभी आप सबने जो बात की है ना, सबने बात की है, आपने जो जो बात बताए हैं कि सोशल वेलफेयर, रेगुलेशन, गलत चीज़ों को रोकने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, वो एक बच्चे ने कहा था जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि हम गरीबों से टैक्स ले, अमीरों से टैक्स लेके गरीबों पर लगाएंगे, गरीबों की फलाह बहबूद के लिए, स्कूल्स के लिए, एजुकेशंस के लिए। एक भाई ने कहा था कि जी सर वो खर्चे पूरे करने होते हैं उनके लिए। फिर एक बहन ने कहा था कि सर वो सैलरीज पे करनी होती हैं सरकारी मुलाजमिन की, उनके लिए। तो आप सबने मुझे हर वो चीज़ बताई है जो 100% ठीक है। लेकिन जो मुझे सारी आपने लिस्ट बताई है ना, इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करें, तो देर आर सम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जिनको हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और दूसरे जो हैं वो हमारे क्या हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। देखिए हम इसको सेकेंडरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। आई कि आपका सबसे फेमस सवाल है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बुनियादी, जो टैक्स के मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि भाई पैसा चाहिए, हुकूमत चलानी है, साफ सीधी बात है, सैलरीज देनी है, जजेस की तनख्वाहें बढ़ानी है, उनको मराद देने हैं,
तो सबसे पहला और बुनियादी ऑब्जेक्टिव तो पैसा कमाना ही है। यस, वेरी गुड। ये सब ने बता, तो हमने क्या किया है, हमने जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, हमने इन ऑब्जेक्टिव्स की दो कैटेगरीज कर दी हैं। एक हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं और दूसरे हमारे क्या कहलाते हैं, दूसरे हमारे सेकेंडरी एंड नॉन रेवेन्यू। आप इनको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नहीं कहेंगे, आप इनको नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो कह रहे हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में पहला मकसद तो भाई यही है कि पैसा आएगा तो हुकूमत चलेगी, सैलरीज पे होंगी, पुलिस को पैसे पे करेंगे, फौज को पैसे पे करेंगे, डॉक्टर को पैसे पे करेंगे, जो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उनको पैसे पे करेंगे, सारा हम इस तरह ही चलाएंगे। दूसरा, कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तीसरा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए। तो ये जो तीन है ना, ये तो आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आते हैं भाई, ये तीन आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। गॉट इट? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये जो बात लिखी है कि टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट, तो एडमिनिस्टर गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो उसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव अमला है, आपका पीएम हाउस है, आपका सीएम हाउस है, आपका प्रेसिडेंशियल हाउस है, उसका अमला है, वो जो तुम्हारे मामलात चल रहे हैं हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिए, वहां पैसा इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट फैसला करते हैं कि हमने पैसे यहाँ लगाने हैं, इसमें लगाने हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हमने लेके चलना है, सारा कुछ हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। ओके सर। और कोई सवाल? सर ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज वाला ये पॉइंट एक बार दोबारा समझाएं। देखिए जी, गवर्नमेंट आई है और गवर्नमेंट फैसला करती है कि जी हमने डेवलपमेंट करनी है, हमने रोड्स बनाने हैं, उन्होंने ये पॉलिसीज लगानी है। उसको रोड्स को बनाने के लिए, रोड्स की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होगा, वो वहाँ टैक्स लगा देती है। जैसे अभी आप लोगों ने ना एक रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी, रिसेंट न्यूज़ एक दो माह पहले की है, कि वो जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी पेट्रोल की कीमतें गिर रही हैं, बट हम चूंकि पेट्रोल का कीमत नहीं गिराएंगे, बिकॉज ये जो अब डिफरेंशियल है इसको हम इस्तेमाल करेंगे बलूचिस्तान की रोड्स डेवलप करने के लिए। सुना था आपने? ये जब अभी ये 3 4 माह पहले की बात है, आप इसको गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि सुना था सर, शहबाज शरीफ सुना ने था। पब्लिकली अनाउंस कर दिया था यस सर। कि हम टैक्स पे, हम पेट्रोल की कीमत नहीं गिरा रहे, बल्कि हम 5 रुपए जो है टैक्स मजीद लगा रहे हैं। बिकॉज जो ये कलेक्शन होगी इससे हम क्या करेंगे, सोलली बलूचिस्तान की रोड्स डेवलप करेंगे। तो वो अपनी पॉलिसीज के लिए उसको क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गॉट इट? अब इसके बाद हमारे पास आई कैप का सबसे मशहूर सवाल है इस चैप्टर का, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और ये सारा आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर है। आप इसे क्रैम नहीं कर रहे, आप इसको रट्टा नहीं मारेंगे। जो सारी बातें, जो सारे डिस्कशन आपने लिखी हैं, अभी कही हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये रेवेन्यू वाला वर्ड नहीं आएगा। वर्ड क्या है, वर्ड क्या है यहाँ पे? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। नॉन रेवेन्यू का मतलब क्या है कि पैसे के अलावा हुकूमत क्या कुछ अचीव करना चाहती है टैक्सेशन से, वो हमने बताना है। पैसे के अलावा, पैसे के अलावा अब वो कौन कौन से हैं? जैसे अभी तैयब भाई ने लिखा हुआ है कि सर सोशल वेलफेयर, दैट इज द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। इससे गवर्नमेंट पैसा नहीं कमा रही, बल्कि गवर्नमेंट आपकी फलाह बहबूद कर रही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि हम अमीर से लेकर गरीब पे लगा रहे हैं, दैट इज आ रही है। अभी यहाँ पे एक बच्चे ने कहा, नूरुल हुदा ने, वेलफेयर ऑफ कंट्री, दैट इज नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। अरीशा ने बताया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्फ्लेशन रोकने के लिए टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे इक़्तिदार भाई ने कहा है सर हेल्थ पर्पस के लिए, डिफेंस के लिए, यहाँ पे आ रहा है। फिर एक भाई का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन 9894 आ रहा है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ के लिए इनकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है, पैसे को रेज करना गवर्नमेंट से पब्लिक के लिए, ये भी इसमें आ रहा है। तो ये सारा आपने बताया, मैंने नहीं बताया, मैं अभी इस पे आया ही नहीं हूँ। प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के लिए अपनी तो भाई देखिए कौन बता रहा है, ये आप लोग बता रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, टैक्स को इस्तेमाल कर रही है। इंपोर्ट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट टैक्स को इस्तेमाल करे। तो ये क्या है, सारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। मैंने अभी आपको एक लफ्ज नहीं पढ़ाया,
ये सारे मुझे आपने बताए हैं। इसका मतलब अगर आपको पेपर में सवाल आएगा और आप इसमें से पूरे मार्क्स ले सकते हैं, क्या पूरे मार्क्स आप इसमें से निकाल सकते हैं। कहेगा जी डिफाइन एनी फोर या थ्री नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला, टू स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइजेस बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशंस और अदर कंडीशन और इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। क्या मतलब? भाई पाकिस्तान में कोई भी इदारा काम करेगा, कोई भी कंपनी काम करेगी, उसने क्या करना है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही करना है। अगर कोई इदारा, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट जो है वो सही तरह काम नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट उसका टैक्स माफ भी कर सकती है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी भी दे सकती है, गवर्नमेंट उसको लोन भी लेके दे सकती है, गवर्नमेंट उसका लोन माफ करवा सकती है, गवर्नमेंट उसका कर्जा जो है उसका इंटरेस्ट कम कर सकती है। इसलिए आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री नहीं चल पा रही, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, आप जाएं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स दे देगी, गवर्नमेंट आपका टैक्स माफ कर देगी। तो आपको चलाने के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैक्स को इस्तेमाल कर रही होगी। उसके अलावा टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। मेरा सवाल है आप लोगों से, खास तौर पर ये जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइनली बताना है, कोई किसी किस्म का आपने वो नहीं करना पेट्रियटिज्म के, बिल्कुल जेन्युइनली। आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, एक है मेड इन पाकिस्तान, एक है मेड इन यूके। सेम ब्रांड, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन यूके, और आपका कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है आपका, आपको आपका विटामिन सी का सीरम है, कौन सा लेंगे? पाकिस्तान मेड मैन्युफैक्चर्ड लेंगे कि इम्पोर्टेड लेंगे? बताएं। सर इम्पोर्टेड। 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 इम्पोर्टेड सर प्रोडक्ट्स का मंजूर है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की बजट कहते पे हैं डिपेंड, मंजूर। सब बजट पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोई प्रोडक्ट वो बजट नहीं किया होता। जाता है। ये आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हैं। आप अपना बजट वहां पे प्रोडक्ट्स देख के खत्म कर देते हैं कि हम लेना बाहर का है। बेशक जैसा मर्जी हो, और आपके कि हमने लेना सर कौन सा क्वालिटी, इम्पोर्टेड है। क्वालिटी भी तो बट देखी जाती यूज है ना। बट वही इसका तो रिजल्ट अच्छा डेफिनेटली हो। प्रेफर वही होगा, डेफिनेटली प्रेफर वही करेंगे, इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड। जब अब सारे आप लोग इम्पोर्टेड पे जा रहे हैं, तो जो अरबों रुपए लगा के पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री सेटअप हुई है, उनका क्या कसूर है? वो बंद कर दें, वो है ना। सर इम्प्रूवमेंट करें वो अपने प्रोडक्ट्स में। आप लाइक आपको कैसे पता उनका प्रोडक्ट इम्प्रूव्ड है कि नहीं है? आप सर तो उनके रिजल्ट। टेस्टिंग यूज कर रहे करने के बाद जो फीड, नहीं सर फीडबैक दिया जाता है ना, जो प्रोडक्ट्स यूज किए सर जाते ये हैं तो यूज उनका टू फीडबैक भी तो बहुत मैटर करता है ना। तो जब उन्हें फीडबैक दिया जाता है तो तब उन्हें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए ना। तो वो फिर सस्ती चीजों की तरफ जाते हैं, अपना पैसा बनाते हैं और आवाम की स्किन भी खराब करते हैं। तो फिर लगता है आपके साथ कोई बड़ा स्कैम हुआ है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का। तो दराज से ना लिया करें, जाके ऑथेंटिक स्टोर से लिया करें। नहीं 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 सर, नहीं लेती, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज बता रही हूँ कि कोई भी बिजनेस जब लॉस में जा रहा होता है ना, तो उसके कुछ रीजंस भी होते हैं। तो उन रीजंस को भी देखा जाए। सिर्फ ये नहीं कि आप ये कहते हैं कि अगर बाहर की कंपनीज जा रही हैं। सर आप देखें, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में होते हैं। तो जब आप कंपटीशन में होते हैं फिर आप दूसरे को देखें कि वो क्यों आपसे आगे जा रहा है। तो फिर आप अपनी क्वालिटी को बेटर बनाने की कोशिश करें ना। ये मिस, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। हम इसको लिखते हैं, हम इसको पीएनजी को ईमेल करते हैं कि बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी कंपनी फजूल है। आप सारे चले गए इम्पोर्टेड पे, तो भाई आप चले गए सारे इम्पोर्टेड पे, लेकिन मैं हुकूमत हूँ। मुझे तो ये जो गंदे अंडे पड़े हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज को, इनको प्रोटेक्ट नहीं करना। मैं तो इनके पास गया सर था कि आओ इन्वेस्टमेंट करो, प्लांट लगाओ। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इन्होंने फैक्ट्री ओपन की, फैक्ट्री ओपन हुई, रोजगार जनरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंटशिप जनरेट हुई है। क्या इन सब को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो गवर्नमेंट को ही पता है कि भाई, गवर्नमेंट को भी पता है कि अवाम ने जाना कहाँ पे है, इम्पोर्टेड गुड्स पे जाना है। और ये हमारी साइकी है, ये लिटरली हमारी साइकी है। आप अगर यूके में होते ना, अगर आप यूके में होते, तो जो मेड इन यूके प्रोडक्ट्स होंगे आप वो नहीं लेंगे, आप लेंगे मेड इन यूएसए। आप कहेंगे यार ये तो हमारी यूके बेस्ड है, फारग होंगी। थाईलैंड की जाके लेते हैं, हम लेते हैं जाके वियतनाम की प्रोडक्ट्स लेते हैं, हम लेंगे बंगाल उसकी प्रोडक्ट। तो ये होता है। अब यूएसए में होंगे, आप यूएसए की प्रोडक्ट्स को नहीं करेंगे। अब यूएसए में लोग बैठे हुए हैं, टेस्ला यूज कर रहे, कहते हैं, नहीं बेचारा अच्छा BYD है, तो ये करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है यार ये हर मसला है,
आप लोगों को अपनी चीज तो पसंद नहीं आती, गैरों की चीज ज्यादा पसंद आती है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या कसूर है? गवर्नमेंट तो इन्वेस्टर को लेके आती है, उससे कहती है अपना प्लांट लगाओ, उससे कहती है अपनी फैक्ट्री लगाओ, वो लगाता है। अब उनको प्रोटेक्ट भी करने हैं ताकि कस्टमर आए, उनसे खरीदें। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो इम्पोर्टेड गुड्स होती हैं या जो इम्पोर्ट्स होती हैं वो महंगी कर देती हैं। एज ऑफ नाउ आप कोई गुड्स, फॉर एग्जांपल आपका एक शैम्पू है हेड एंड शोल्डर, आप वो अगर इम्पोर्टेड लेके आते हैं उसके ऊपर 25% सेल्स टैक्स पे करते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं कितना टैक्स पे करते हैं? 25%। जब आप उसको बेचते हैं तब भी आप कस्टमर से 25% टैक्स लेते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स हाई कर दिया, क्यों? महंगा हो जाए। ऑन द अदर हैंड जो लोकल है उसके ऊपर कितना है? 18% है। तो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंपोर्ट होती हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स होती हैं, उन पर टैक्स इतना हाई कर देती है कि वो महंगी हो जाती हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था कि सर बजट देखेंगे बिकॉज इंपोर्टेड गुड्स महंगी होंगी, तो दैट इज रियलिटी कि गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स को इतना महंगा कर देगी कि अवाम क्या, हमारे आउट ऑफ बजट है, हमारे पास 2000 है, 2000 में भाई ये आ रहा है, हम इसको ये दो दफा इस्तेमाल करके वो आउटकम ले लेंगे, वो 12,000 का तो वो आ रहा है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट यहाँ पे फिर क्या करती है, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही होती है, टैक्सेस का इस्तेमाल कर रही होती है। इज दैट क्लियर? लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट बड़े अच्छे भी होते हैं। उसके बाद जैसे अभी एक बच्चे ने बात की थी कि जो गलत सेक्टर होते हैं उनको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट अक्सर सिगरेट्स के ऊपर या इस तरह के इदारों के ऊपर क्या कर रही है, जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे हाई टैक्स कर देती है। लेकिन ये चूंकि उसमें आते हैं, नॉर्कोटिक्स में आ रहे होते हैं चीजें, लोग लेते हैं। अगर गोल्ड लीफ 1000 रुपए का भी हो जाएगा तब भी आप लोगों ने पीना ही पीना है, साफ सीधी बात है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि अभी ये एक दिन में 10 गोल्ड लीफ पीते हैं, फिर ये 10 दिन में एक पिएंगे, इतना महंगा कर देती है इन सेक्टर्स को, ताकि डिस्करेज किया जाए, इनको डिमोट किया जाए, अवाम की पहुंच से दूर कर दिया जाए। गवर्नमेंट वहां पे टैक्स लगा रही होती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आपको पता है पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में ना एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उसको हम कहते हैं कैश बेस्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान मुल्क गरीब है बट पाकिस्तानी बला के अमीर है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट इट? आप कल को आर्टिकल्स करते हैं ना, आपको स्टाइपेंड मिलेगी। आपको वो जो कितनी स्टाइपेंड मिलेगी, आज का स्टाइपेंड का रेट क्या है? स्टाइपेंड का रेट क्या है आजकल? सर 25,000 मिल रहा। यार ऐसे वो जो आपको पर मंथ 0.025 मिलियन रुपीस की मिलेगी ना स्टाइपेंड, यार मैं आपको थोड़ी इज्जत देना चाहता हूँ। आपको ये कितनी मिलेगी? ये आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी कितनी? 0.025 मिलियन। 25,000 को होगा तो तुहीन है। स्टाइपेंड कितनी है आपकी, बताएं जरा, शाबाश। सर 0.0025 मिलियन। वैल्यू, अपनी वैल्यू जनरेट करते हैं। सर आपको ये जो मिलियंस की स्टाइपेंड मिलेगी ना, ये आपके बैंक अकाउंट में आएगी। ये जब बैंक अकाउंट में आएगी, आपके बैंक अकाउंट की एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्नमेंट को पता होगी कि भाई तुम्हारे अकाउंट में कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किसने दिए हैं, होगा। अभी मैंने 2 महीने पहले अपनी एक गाड़ी बेची, ठीक है, गाड़ी सेल की मैंने। और उस बंदे को मैंने कहा मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, उसने मुझे पैसे ट्रांसफर किए, वो पैसे आ गए मेरे सैलरीड अकाउंट में, जहाँ पे हिस्टोरिकली हमेशा सैलरी आती है। अगले दिन बैंक से कॉल आ गया, सारे पैसे आए हैं, ठीक है आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया, आए एक्सप्लेन करें, आपका अकाउंट अनब्लॉक करेंगे। मैं 3 हफ्ते बैंक के चक्कर लगाए साबित करने में कि भाई ये मेरे ही पैसे हैं, मैंने अपनी ये चीज बेची है, ये स्टाम्प पेपर है, ये एफिडेविट है। बैंक में जमा करवाने के बाद फिर जाके मेरे पैसे निकले थे, मेरा अकाउंट अनब्लॉक हुआ। दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट को पता हो। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम कैश में डील करोगे ना तो वो आप पे हाई टैक्स लगा देंगे। आप कैश में डील करोगे आपको टैक्स लगा देंगे। आप कैश में डील करोगे आप आपको बिजनेस में एक्सपेंस नहीं क्लेम करने देंगे। गवर्नमेंट कहती है तुम कैश में ना जाओ, तुम बैंक्स में आओ। आप बैंक्स में डील करोगे गवर्नमेंट आपको टैक्स माफ कर देती है। आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करोगे गवर्नमेंट कहती है टैक्स की कोई लोड नहीं है, एंजॉय करो, चिल करो। क्यों?
जब आप बैंक के जरिए आओगे तो वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, पता कि भाई किसने कितने पैसे दिए हैं, किसको किसने भेजे, क्यों आए हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट अचीव करती है। आ, आपकी स्टाइपेंड कितनी है बताएं जरा। मिलियंस में स्टाइपेंड है आपकी। 0.025 मिलियन रुपीज आपकी स्टाइपेंड है। आज से कुछ अर्सा पहले ना आई वो स्टैंडिंग एट इचरा बाजार, जिसको लाहौर में पता होगा। बिल्कुल इचड़े इचड़े मोड़ पे मैं खड़ा हुआ था। तो मैं वेट कर रहा था तो नाना अब्बू का, उनको मैंने पिक करना था, मेट्रो से आ रहे थे तो घर ड्रॉप करना था। तो संडे का दिन था, संडे का दिन था। तो मैं वहां पे चूंकि देख रहा था, तो दो लोग अपनी फैक्ट्री को वाइंड अप कर रहे थे। फैक्ट्री का मतलब है जमीन पे बैठे हुए थे फट्टा लगा के। आई गेस 25 दिसंबर नियर थी तो सेल्स वगैरह चल रही थी। तो वो अपनी कंपनी वाइंड अप कर रहे थे। तो वो आपस में ना बातें कर रहे, क्योंकि मैं बोर हो रहा था, मैं सुन रहा था। आपस में बातें कर रहे हैं, यार कैसी तेरी सेल्स रही हैं, ये वो। एक बंदा कहता है, यार मेरी तो बड़ी अच्छी दिहाड़ी लगी है, तेरे भाई ने 5 लाख रुपया कमा लिया। उसको बोला पंजाबी में। मैं ऐसे खड़ा, मैं ऐसे मुड़ के देखा उसके पीछे, मैं कहा है कितने, 5 लाख रुपया। उसको मैंने ना हेड टू टो स्कैन किया भाई। फटी हुई कमीज, बटनों वाला मोबाइल, पान खा रहा है, फुल टाइम मेला बना हुआ है, 5 लाख रुपया कैश उसके हाथ में उस दिन आया है। बाइट पे प्रॉफिट हो, 2 लाख प्रॉफिट हो, 1 लाख प्रॉफिट हो। साथ वाले से पूछता, भाई तूने क्या किया है? कहता यार मेरा बस गुजारा ही हुई है, 3 लाख की सेल्स हुई है। मतलब 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। दो बंदे बैठे हुए हैं उस जमीन के ऊपर है, 8 लाख रुपया उनके पास पड़ा हुआ है। लेकिन उनको पता है क्या, गवर्नमेंट को पता है 8 लाख रुपया उनके पास पड़ा हुआ है? क्या गवर्नमेंट को पता है उनके पास 8 लाख पड़ा हुआ है? ये एक पैरेलल इकोनॉमी है, ये गवर्नमेंट नुकसान देती है। हमारे कंट्री में ये इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अभी लाहौर की लिबर्टी मार्केट है, लिबर्टी मार्केट में एक बंदा बैठा हुआ है, उसका काउंटर है जितना मेरा टेबल है ना, ये वाला ऑफिस का टेबल, इतना उसका काउंटर है। पता है वो क्या बेचता है? लेसिस। ये जो खवातीन को पता होगा, ये जो लेसिस वगैरह होती हैं, और ये पता नहीं क्या कुछ होता है। सिर्फ उसका ये काउंटर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो उसने उस काउंटर की इनकम से ओवर द लास्ट 10 ईयर्स उसने 3 घर लाहौर में बनाए हुए हैं। एक उसका पाक अरब में है, एक उसका नश्तर में घर है। उसकी टैक्स रिटर्न मैंने फाइल किया एंड पे जाकर। सर उसके पास सारा कैश है। क्या गवर्नमेंट को पता है कितना कैश है? तो आपके जितने भी ये दुकानदार हजरात हैं जो कहते हैं हम कैश पर डील करेंगे, रेस्टोरेंट्स हैं कैश पर डील करेंगे, ये आपकी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, एम्प्रेस हो गई है, आपकी ये शालम मार्केट हो गई, सारा कैश पर डील करते हैं। तो ये एक पैरेलल इकोनॉमी है, गवर्नमेंट को उनका नहीं पता। आपको पता है आज आप लाहौर में अगर एंटर होते हैं, लाहौर में एंटर होते साथ जैसे ही आप क्रॉस करेंगे बादशाही मस्जिद, एक दरबार आएगा। उस दरबार के सामने कुछ भिखारी बैठे होंगे, उन भिखारियों की इनकम भी मिलियंस में होती है। आपकी 0.025 मिलियन इनकम है, उसकी माइट भी 0.1 मिलियन इनकम हो पर मंथ। लेकिन आपकी इनकम का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, उनकी इनकम का गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी इकोनॉमी के डॉक्यूमेंटेशन हो, इसलिए वो कैश को, जितनी भी कैश की रिलेटेड आइटम्स है उनको निगेट करती है। प्रेफर करती है कि लोग बैंक्स में आए, बैंक्स की ट्रांजैक्शन करें। और जब अगर आप बैंक्स में रहेंगे आपकी टैक्सेशन जो है वो कम हो रही होगी। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। कि बैंक से भेजोगे टैक्स नहीं लगाएंगे, कैश पे भेजोगे टैक्स लगाएंगे। हमें गवर्नमेंट का इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी को अचीव करना। इज दैट क्लियर? और सो तो नहीं गए? सर अगर ऐसे आपने बताया अभी कि काफी लोग जो हैं वो कैश बेसिस पे डील करते हैं, तो वो अपनी विलिंगली कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह तो उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ता होगा, तो फिर वो क्यों कर रहे होते हैं? ये बात थोड़ी समझ नहीं आई मुझे। मैं आपको बताता हूँ ना। आपको कैश में आया 50 लाख रुपया, ठीक है? आप 50 लाख डिक्लेयर ना करो, आप कीजिए मुझे 5 लाख रुपया आया है, आप 5 लाख डिक्लेयर कर दो। बिकॉज जो कैश में आता है आप उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देते ही नहीं है। आपकी अंडर इनवॉइसिंग होती है, आपकी अंडर इनकम डिक्लेयर होती है, अब हर चीज कम कम बताते हैं। तो ये है बेनिफिट आप। एक जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंटर होंगे ना, जब आप खासतौर पर टैक्स डिपार्टमेंट में गए, आप वहां पे एक असूल पढ़ेंगे। एक असूल नहीं, एक आप आम आवाम में पढ़ेंगे तासुर, कि जो कैश में है वो टैक्स दे, जो बैंक में है वो टैक्स दे दो, जो कैश में आया है वो सारी हमारा है, उस पर कोई टैक्स नहीं देते। तो लोग इसलिए कैश प्रेफर करते हैं, बिकॉज कैश कितना आया है आपने काउंट, आपके पास एक दिन में 50 लाख आ रहा है, आप काउंट करके रख लो। गवर्नमेंट वाले हैं कि हरी मुझे 5 लाख रुपए है, देखें कमीज मेरी फटी हुई है, ये निकल, कोई रिकॉर्ड नहीं है।
हाँ, बैंक में 50 लाख आया तो पता है भाई, 50 लाख मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, एक मैंने गाड़ी बेची है, पैसे मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। गवर्नमेंट कहते भाई कहाँ से पैसे आ गए हैं? तुम्हारा ये अकाउंट सैलरीड है, यहाँ पे पर मंथ इतनी फिक्स इनकम आ रही है, इकट्ठा मिलियन आगे क्यों आया साइड से आ? तो ये ट्रांजैक्शन अगर यही मुझे कैश में मिले होते, मैं गवर्नमेंट को बताता भी ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये अचीव कर रही होती है। इसलिए बैंक से डील करोगे कोई टैक्स नहीं है, कैश में डील करोगे जो चीज करोगे पकड़िएगा टैक्स डबल लगाएंगे, डबल टैक्स लगा देंगे कैश वाली चीज को। तो गवर्नमेंट ये कर रही है। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप कैश में पेमेंट करते हैं, आप 18% टैक्स पे करते हैं, आप कार्ड से पेमेंट करते हैं 5% टैक्स पे होता है, तो 13% का डिफरेंस है। बड़ा अच्छा डिफरेंस होता है जब आपको बिल ठुकरे होते हैं। हम एक दफा गया लास्ट मंथ, हम गए हुए थे खैबर हुजरे में, इस्लामाबाद में, हमारा बिल बना, हमने कैश निकाला, उसने बिल दिया, मैं ओ एक मिनट, मैंने कार्ड पे लेके आया, जब वो कार्ड लेके आया तो हमारा 2700 रुपया तकरीबन बच रहा था उस टैक्स की मद में। तो ये बेनिफिट है ना। अगर मैं कैश में पे करता तो ठीक है, मैं वो 2700 एक्स्ट्रा पे करता, लेकिन चूंकि मैंने कम पे किया, मैंने कार्ड इस्तेमाल किया, मेरे बैंक में लगे तो भाई मैंने खाना खाया है, और मैंने कुछ गरीब अमीर को खाना भी खिलाया था तो भाई, तो वो जो मुझे टैक्स बचा वो कार्ड की वजह से बचा, बट मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्नमेंट में रिकॉर्ड हो गई कि भाई मैंने यहाँ पे जाके याशी की है। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द एडवांटेज। कैश में डिसएडवांटेज था, लेकिन जब डॉक्यूमेंट बैंक में गया एडवांटेज तो मिला, और इससे गवर्नमेंट क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है वो अचीव हो गई। गॉट इट? और कोई सवाल किसी का इसमें? थैंक यू। यार मुझे ना आप लगाएं कि एफबीआई का चेयरमैन, आपका कंट्री सीधा कर दूंगा, बिकॉज हमने सारी चोरियां तो यहाँ पे की होती हैं। जब आप आर्टिकल्स में जाते हैं, आपने हर किस्म के चोर दरवाजे, चोर रास्ते देखे होते हैं, आपको पता है कि क्या लेकूनाज हैं, लेक्यूनास क्या है आपको पता होता है। नहीं अभी ना, अभी आप लोगों को एफआईआर के मैसेज आ रहे हैं, आप रिटर्न जमा करवाएं, आप इनको इग्नोर करें। ये सिस्टम ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं, ठीक है? जितने भी है ना सेलुलर कस्टमर्स होते हैं, बिकॉज माइट भी आप जैसे अभी ये जैन भाई ने कहा कि मुझे आया मैसेज, माइट भी जैन की सिम जो है उनके फादर के नाम पे हो, ठीक है, इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो ये कंपनीज को राब्ता करती है, जितनी भी आपकी ये कंपनीज हैं, उन्हें कहते हैं तमाम अपने जिस पे मैसेज भेज दिया जाए, तो इनको इग्नोर करते होते हैं, इसको इतना परेशानी नहीं लेते होते। उसके बाद टैक्स को हम इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज एज अ नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो इनकम सपोर्ट है, बेनजीर ये और वो, आपने ट्यूबवेल्स लगाने हैं, ये जो आपने देहातों में डिस्पेंसरीज खोली होती हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट टैक्स को ही इस्तेमाल कर रही होती है। फिर दूसरे कंट्री से जब ट्रेड के लिए बार्गेन करती है, जब आप वायदे करते हैं, फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि जी सऊदी अरब वाले हैं, वो हर कंट्री में जा रहे हैं कि हमने जाके ऑयल की मिल लगानी है या स्टील मिल लगानी है, या आपके पास स्टील मिल है, आप डिफरेंट कंट्रीज के पास जाते हैं कि भाई आप आगे हमारी मिल में इन्वेस्टमेंट कर दें, हम आपको टैक्स माफ कर देंगे, आप हमारे पास यहाँ पे ले जाए, हम आपको ये माफ कर देंगे। तो वहां पे भी आप टैक्स को क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ट्रेड के दौरान इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। आप कहते हैं सऊदी अरब को भाई तुम आओ हमारे पास, हमारे यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगाओ, हम तुम्हें 10 साल तक टैक्स माफ कर देंगे। तो टैक्स को इस्तेमाल किया आपने हबीबी को लाने के लिए, बट हबीब तो खुश रेस्टोरेंट। उसके बाद था इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले आते हैं। अब मुझे खुद बताएं, मुझे खुद बताएं। एक छोटी एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला वो फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लेके आऊंगा, अभी हम देख बात करते हैं। 100 रुपए की चीज है, अगर आप उसके ऊपर 18% टैक्स लगाएं, कितने की मिलेगी? 118 की। अगर 100 रुपए की चीज है, अब अपना टैक्स रेट बढ़ा के कर दे 25%, कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और अगर आप अपना टैक्स रेट कर दें 10%, तो कितने की हो जाएगी? 110 की हो जाएगी। तो आप लेते हैं कि चीजें महंगी करनी है, सस्ती करनी है, आप टैक्स के ऊपर ही खेल रहे होते हैं। सेम सिमिलरली आप अपने इनकम टैक्स कम कर देते हैं, आप इनकम टैक्स ज्यादा कर देते हैं। अगर महंगाई ज्यादा हो गई है, आप आवाम का बोझ खत्म करने के लिए उनकी इनकम टैक्स कम कर देते हैं, ताकि उनको वहां से बचत हो जाए। तो इस तरह भी आप टैक्स को क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और माशरे में जो इनइक्वालिटीज हैं, गरीब गरीब तर है, अमीर अमीर तर है, अमीर के पास क्रूजर है, गरीब के पास सिर्फ दो टांगे हैं, तो आप इनका जो इनइक्वालिटीज है इसको भी खत्म करते हैं। कैसे? आप उससे टैक्स डबल लेंगे जिसके पास क्रूजर है, जिसके पास कुछ भी नहीं है आप उससे टैक्स नहीं लेंगे, आप इनकम के स्लैब्स लगा रहे होते हैं, गरीबों को सब्सिडीज दे रहे होते हैं, उनसे हाई टैक्स ले रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आप कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये अभी एक पिक्चर ने कहा था कि लोकल फोर्सेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए टैक्स, अभी जब मैंने बताया आपको भाई, एक पूरा सेफ सिटी है,
पुलिस का निज़ाम बड़ा अच्छा हो गया, ये सारा कुछ इम्प्रूव हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्स को इस्तेमाल कर रही है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, साइंस को प्रमोट करने के लिए, वेलफेयर्स वगैरह के सिस्टम को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इस्तेमाल करती है। अगर मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट इतनी हाई टैक्सेशन पे कर देती है, न्यू एंट्रेंट्स के लिए टैक्स माफ़ कर देती है ताकि मजीद लोग आए और मोनोपोलीज जो है वो ख़त्म हो रही हो। तो दीज आर द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। आई कैप का बहुत फेमस सवाल है, ये सारी हमने बातें की हैं, दीज आर ऑल जनरल नॉलेज थिंग्स जो अपनी लाइफ में आप डिस्कस आउट कर रहे हैं। जी जनाब, समझ आई? यस सर। कोई किसी को मुश्किल? नो सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? यस हम सर। इसको इधर वाइंड अप करते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे। कल अभी हमने बात की है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, कल हम इसी में से एक चीज निकालेंगे, वो होंगे डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। कल डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स ऑफ टैक्सेस को हम जो है बड़ा तफसील में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ टैक्स जो है वो मुश्किल नहीं लगा, इंजॉय करेंगे। खासतौर पर क्योंकि मैंने आपको इसके बाद स्टार्ट ही सेल टैक्स करना है, तो सेल टैक्स को आप सही इंजॉय करेंगे। आपको वो स्कैम बताऊंगा ना, और अगर आप वो स्कैम को पकड़वाएंगे आपको 10,000 का इनाम भी मिला करेगा FBI से, वो भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है जी? तो टैक्स आसान है, अगर आप रोज पढ़ेंगे तो आसान है। तो आज मैं टाइम पे आया था, आप लोग लेट आए थे, आप कल टाइम पे आएंगे, हम टाइम पे शुरू करेंगे और टाइम पे ही हम खत्म कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने आज का लेक्चर रिवाइज करना है, इसका PDF ग्रुप में शेयर्ड है, और ये रिवाइज इन सॉर्ट ऑफ बस नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जो सारे मुझे आप लोगों ने बताए ना खुद के, उनको अपने नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा, दैट्स इनफ। क्या होमवर्क क्या है आपका? शाबाश बताएं। ये सर होमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव्स होमवर्क लिख के अपने ग्रुप ऑब्जेक्टिव। में मैसेज कर दे कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो सारे आप लोगों ने बताए हैं, आप सबने अपने वो रजिस्टर के ऊपर नोट करने हैं, आपके बताए हुए, ना कि मेरे बताए हुए, ताकि आपका ये सवाल क्लियर हो जाए। जब हम इसके 3-4 दिन के बाद पास्ट पेपर कर रहे होंगे देखेंगे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पास्ट पेपर में 7 दफा आया हुआ इस चैप्टर में से, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।